नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये मॉक टेस्ट का 15 नंबर का पेपर है हमारा मैथ्स रीजनिंग का। इसके रीजनिंग वाला जो पोर्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे आज। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, नवीन और उस्वी दोनों अपने विद्यालय से जाने के लिए एक साथ निकलते हैं। वे दोनों उत्तर दिशा में पैदल चलना शुरू करते हैं। 500 मीटर चलने के बाद वे दोनों दाईं ओर मुड़ते हैं और 300 मीटर चल के ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंच जाते हैं। तो मैं यहाँ से चला रहा हूँ बेटा इन दोनों को। 500 गए, दाईं ओर मुड़ के 300 गए, ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंच गए। वहां से नवीन दाईं ओर मुड़ता है और 300 सीधे चलता है। नवीन जो है दाईं ओर मुड़कर 300 सीधे चलता है, नवीन है ये, ठीक है। और उससे भी बाईं ओर मुड़ती है, 500 सीधे चलती है, 500 सीधे चलती है। और आगे लिखा है, फिर दाईं ओर मुड़कर 600 चलकर अपने विद्यालय पहुंचती है, 600 विद्यालय पहुंचती है, ठीक है। इन दोनों के विद्यालय की न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है आपसे, यानी ये दूरी आपसे पूछी जा रही है। ये दूरी निकालने के लिए 5 और 3 8, और ये 600 का स्क्वायर, ठीक है। 60 और 80 होता तो ये बच्चों आता 100, और यहाँ पर आ रहा है आपके कितने का आ रहा है ये, आपके 10,000 तो आता है किससे, तो यहाँ पर ही आएगा 1000 का। सॉल्व करके कितने का आएगा ये? 1000 का आएगा। और 1000 क्या है? ये मीटर है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे होगा। बढ़ते हैं आगे। अपने बच्चों में गंगा विशेष प्रिय हैं। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। ओके, गंगा के जो प्रिय हैं वो राम और रेखा हैं, ठीक है। आगे लिखा है राम और रेखा हैं, रेखा शरत की माँ है। रेखा जो है वो शरत की माँ है। तो यहाँ पर बच्चों शरत, जो अपने मामा मिथुन के बहुत प्रिय हैं, जो अपने मामा मिथुन के बहुत प्रिय हैं। गंगा का एक और बेटा है, नाम है मिथुन। आगे लिखा है, परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और मोहन हैं, प्रिय गंगा के विशेष पुत्र हैं, ठीक है। और परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे मोहन और गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ गया बच्चों गोपाल। गोपाल का भाई का नाम क्या था? आपके मोहन था। यहाँ पर रामलाल, ठीक है भाई। और उनकी 3 बच्चे हैं, दिखाई दे रहे हैं गोपाल के 3 बच्चे। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? मिथुन मोहन का कौन है? मिथुन जो है मोहन का भतीजा है, नेफ्यू। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ इसको ये कहा जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है। तो आपसे स्वीट कॉर्न शॉप का कोड पूछा गया है। फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर बात करें तो क्रॉन कॉमन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या चीज़ कॉमन है? बाम, बैम कॉमन है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। और इसके बाद फर्स्ट और सेकंड में स्वीट कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड में पाम कॉमन है। और अब बढ़ते हैं आगे फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले स्वीट का कोड जो आ रहा था वो क्या आ रहा था? PAM आ रहा था। और कॉर्न का जो कोड आ रहा था बच्चों वो क्या आ रहा था? BAM आ रहा था। और शॉप का जो कोड है वो क्लियर हो रहा है क्या? ये शॉप का जो कोड है वो क्लियर इसमें नहीं हो रहा है। सेकंड और थर्ड में देख लेते हैं एक बार। हाँ, सेकंड थर्ड में कॉमन है। अब क्लियर हो जाएगा। और इसके हिसाब से फिर जो कोड आएगा आपके, वो क्या आएगा देख लो एक बार। इसके लैम जो है वो कट जाएगा, तो इसका कोड जो आएगा वो कैम आ जाएगा।
ये ऑप्शन होना चाहिए PAM, BAM, BAN, BAM और आपके KAM। ठीक है, BAM, KAM, NAM ये नहीं हो सकता, LAM ये नहीं हो सकता, PAM, BAM और KAM ये सही है आंसर, ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है सभी तरह की शराबबंदी पर प्रतिबंध लगाना शराबबंदी का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, अब इससे अजम्पशन क्या है? हाँ, आपूर्ति रोकने से लोग शराब पीना बंद कर देंगे। बताओ, शराब पीना बंद कर देंगे क्या? नहीं, पहला गलत है। नहीं, इससे गैर कानूनी शराब का उत्पादन, नशीली दवाइयों का उपयोग बढ़ जाएगा। यस, ये बात सही है। सेकंड जो है जंक्शन सही है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं बच्चों आगे। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम 80% अंक है। अच्छा, हालांकि जो विद्यार्थी इस वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अनुमान क्या लगेगा इससे कि 11वीं कक्षा का कोई भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता? गलत अनुमान है ये। सेकंड, जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा में परीक्षाओं में शामिल हुए हैं उन्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब वे परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। यस, ये अनुमान बिल्कुल सही है इसका। तो यहाँ पर आएगा आंसर, सेकंड अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे छठे नंबर में। कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। छात्रों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है कोचिंग क्लासों के लिए। ठीक है, पहला, कोचिंग क्लास अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है? नहीं, खुद भी मेहनत करनी पड़ती है ना, पर एकमात्र यही तरीका है, ये गलत है। अगला, माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें। माता पिताओं के बारे में कोई बात नहीं दे रखी है, माता पिता क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो डिपेंड करता है माता पिता पे। फिलहाल इस कथन से ये रिलेटेड नहीं है, इसलिए गलत है। दोनों गलत आएगा, आंसर आएगा डी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड, दोनों गलत हैं। सुबह की सभा के दौरान 7 मित्र हैं, अपने कद के आरोही क्रम में खड़े हैं। आरोही यानी असेंडिंग। ठीक है, सबसे छोटे कद वाला छात्र सभा में लाइन में सबसे आगे खड़ा है। सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति सबसे आगे खड़ा है, तो ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कद में सबसे छोटा व्यक्ति है और ये कद में सबसे बड़ा व्यक्ति है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और लाइन में कह रहा है कि एम क्यू के ठीक पीछे, एम जो है वो क्यू के ठीक पीछे और पी के ठीक सामने। सामने का मतलब आगे होता है भाई, यानी 3 लगातार आएंगे, एक साथ आएंगे, इनको ना चेंज नहीं करना है आपको। आगे लिखा है आर और एस के बीच में केवल 2 छात्र हैं। आर और एस के बीच में कितने छात्र हैं? 2 छात्र हैं। एन केवल एक छात्र से लंबा है। एन केवल एक छात्र से लंबा है। एन केवल एक छात्र से लंबा है, तो केवल लिखा है इसलिए बच्चों एन तो आएगा फाइनल यहीं। आर सबसे छोटा नहीं है, आर सबसे छोटा नहीं है। देखो, आर और एस के बीच में 2 लोग हैं, आर को यहाँ लिख नहीं पाओगे तो किसको लिख सकते हैं हम? एस को। ठीक है, और आर और एस के बीच में 2 लोग होने चाहिए, दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों लाइन से आएंगे। कौन कौन है? पी एम क्यू। और बचा कौन है बच्चा? देखना एक बार, एम एन ओ। ओ बचा है, तो ओ आएगा यहाँ। प्रश्न पूछ रहा है सबसे लंबा व्यक्ति कौन है इनमें से? पी है। आपके मन में बात आ रही होगी कि सर इसको हम जो आर और एस है इसको अपन इधर की साइड लिखें। इधर की साइड लिखोगे तो 3 व्यक्ति लगातार नहीं आ पाएंगे, इसलिए आपको इनको यहीं लिखना पड़ेगा, तभी ये बात जो लिखी हुई जो है वो पूरी हो सकती है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो पी जो है सबसे लंबा व्यक्ति इनमें से होगा। यहाँ पर कह रहा है कि आकृति में आपसे पूछा गया है कि 8 क्षेत्र जो है वो किसको दर्शाता है? 8 क्षेत्र किसको दर्शाता है? तो 8 क्षेत्र जो है, एक तो क्या है? एक्रोबेट है और एक क्या है? पेंटर है। ठीक है, दोनों में आ रहा है।
ऑप्शन की बात करें कि चित्रकार है और कलाबाज है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। 8 जो है वो बी ऑप्शन इस बात का समर्थन कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है बच्चों देखो 190 बराबर है 101 के, 191 बराबर है 122 के, 192 बराबर है 145 के, 193 बराबर है 170 के, और 194 बराबर है किसके। बच्चों ये तो लगातार दिख रहे हैं, इनमें तो दिक्कत है ही नहीं तुम्हें। यहाँ से मैं देख लेता हूँ कितने का अंतर है, कि सर 21 का अंतर है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कितने का, कितना प्लस है, ये 23 प्लस है साहब। ये कितना प्लस है बच्चों, 25 प्लस है। और ये कितना प्लस होगा, 27। 170 में 27 जोड़ लो तो 7 9 197 है क्या, बिल्कुल है। आंसर ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। 9 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं 5 नंबर पे, 10 नंबर पे। एक क्यूब है, 5 फलक पर अंकित आकृतियां हैं। एक क्यूब बना रहा हूं मैं बच्चों, क्यूब बना लिया मैंने। क्यूब बनाने में क्या कह रहा है सुनो, यूँ कह रहा है कि क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है, ऊपर कुछ नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है। आगे लिखा है क्रॉस और त्रिभुज के बीच में दीर्घवृत्त है, क्रॉस और त्रिभुज के बीच में दीर्घवृत्त है, ठीक है। दीर्घवृत्त त्रिभुज के दाईं तरफ वर्ग है, यानी ये 4 एक साथ आएंगे, जिसमें 4 सतह एक साथ होती हैं, तो ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वृत्त जो है, वो जो सर्किल है वो कहाँ आने वाला है। देखो 4 ये लगातार आएंगे, 4 लगातार क्यूब में रखने की कंडीशन 2 होती हैं। या तो इनको ऐसे रखिए लगातार आप, या देखो बच्चों इनको ऐसे लगातार रखिए। अब इनको ऐसे लगातार आप रख नहीं सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो इनको रखने की संभावना ऐसे, आमने सामने कौन आएंगे इनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो क्रॉस, इलिप्स, ट्राइंगल और ये बच्चों स्क्वायर। सर्किल की संभावना कहाँ है, बॉटम में, तल में। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो बच्चों ये हमारे जो एग्जाम्पल हुए हैं अभी तक 10 एग्जाम्पल जो है मैं करा चुका हूँ रीजनिंग वाले पोर्शन के। मैथ वाले पोर्शन के लिए मनीष सर अभी आपके सामने आएंगे, वो मैथ वाला पोर्शन आपको कराएंगे, ठीक है। थैंक यू। बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 15 के सॉल्यूशन की तरफ। मैथ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं, समझते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है क्वेश्चन के अंदर। पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, वो किससे था, डीआई से था। और डीआई का बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है बार आरेख एक मेट्रो स्टेशन पर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक पार्क की गई ई साइकिल की संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। तो हमें क्या बताना है, पार्क की गई ई साइकिल की संख्या औसत से कितनी गुनी अधिक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास दे रखा है, ये तो मेरे ई साइकिल्स के नंबर है और ये टाइमिंग दे रखा है। और यहाँ पे ऐसा कह रखा है कि 12 बजे टोटल 35 ई साइकिल पार्क है, इसी तरीके से 1 बजे 65 है, इसी तरीके से सबका नंबरिंग कर रखा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे यही कह रहा है कि जो ई साइकिल पार्क की गई है वो औसत से कितनी गुनी अधिक है। तो मुझे एक बात बताओ, एवरेज निकालने के लिए इन सबका क्या करना पड़ेगा, टोटल। चलो फटाफट टोटल कर लेते हैं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है 65 और 35 को जोड़ोगे तो यह कितना बनेगा, 100। और 55 और 45 को जोड़ोगे यह भी कितना बनेगा, 100। तो 100 ये 200, और 45 और 45 कितना, 90, ये 290, और ये 25। 290 में 25 जोड़ोगे तो आपने क्या कहा, 315। ठीक है। और टोटल कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का यहाँ भाग लगाओगे। 7 से अगर मैं इस वैल्यू को काटूं तो आपने कहा सर 7 से 4 बार, 7 चौका 28, और फिर 7 से कितनी बार, 5 बार, 7 पंचे कितना, 35। ठीक है। तो इन सभी का जो एवरेज है वह कितना आया, 45। हमें देखना है कि 45 से अधिक कौन कौन है। तो आपने कहा सर 45 से अधिक, एक तो 65 है, दूसरा कौन सा है सर, 55 है। ठीक है। ये दो ही ऐसा डेटा है जो 45 से अधिक है, एवरेज से अधिक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बातें। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 29 खराब पेन गलती से 319 अच्छे गेंद के साथ मिल गए,
किसी पेन को देखकर यह बताना संभव नहीं है कि वह पेन खराब है या नहीं। इस लॉट में से एक पेन रैंडम रूप से निकाला जाता है। एक पेन रैंडम तरीके से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो पेन निकाले जाने की संभावना का निर्धारण करना कि अच्छे तरीके का है, मतलब आपको ऐसा पेन निकालना है जो अच्छे तरीके का है। ये कैसे आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डिफेक्टिव पेन की बात करूं, डिफेक्टिव पेन की बात करूं तो टोटल कितने पेन हैं? 29, 29। और अगर मैं सही पेन की बात करूं, अच्छे वाले पेन की बात करूं, तो यह टोटल कितने हैं सर? 319 है। तो अगर यहां से मैं एनएस निकालूं, कहने का मतलब सैंपल स्पेस निकालूं, तो आपने कहा सर टोटल पेन कितने हो जाएंगे? 319 और 29, इसको आप जोड़ोगे तो यह वैल्यू कितना आएगा? 348। और क्वेश्चन में हमें पेन कितने सेलेक्ट करने हैं? एक। तो मैं ऐसा कहूंगा 348 में से एक पेन क्या करना है, सेलेक्ट। तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा? 348। ठीक है। अब मैं अगर फेवरेबल आउटकम की तरफ जाऊं तो हमसे कह रहा है कि एक पेन ऐसा निकालो जो क्या हो, अच्छा हो, गुड पेन हो, जो खराब ना हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, गुड पेन टोटल कितने हैं? 319। इस 319 में से एक पेन निकालना है जो कि अच्छा है, तो 319 C1 इसका वैल्यू क्या होगा? 319। अगर मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना है, ऊपर में फेवरेबल आउटकम और नीचे में टोटल सैंपल स्पेस जो कि 348 है। अब यहां से कैलकुलेशन का गेम है। अब कैलकुलेशन में अगर आपको पता है कि इस वैल्यू को मैं 29 से काट रहा हूं, किससे काट रहा हूं? 29 से। तो 29 से कितनी बार? एक बार। तो यहां 2 बचा और यहां क्या बचा? 9। फिर 29 से कितनी बार? एक बार। तो 11 बार में ये कटा। वापस इसको 29 से काटो, कितनी बार? एक बार। तो क्या बचेगा? 5 और ये 8, 58। तो 29 का 2 गुना क्या होगा? 58। तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? 11/12। 11/12 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? बिल्कुल ही सही आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 13 डेटा का जो माध्य है वह कितना है, 23 प्रेक्षकों का माध्य कितना है? 36 है। फिर कह रहा प्रथम 12 का माध्य कितना है? 32। और अंतिम 12 का माध्य क्या दिया गया है? 39। तो 12वां पद आपको निकालना है। 12 टर्म आपको बताना है कि 12वां पद क्या होगा। देखो समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। कह रहा है कि जो टोटल 23 है ना, इनका एवरेज आपको कितना दे रखा है? इस 23 डेटा का जो एवरेज है वह एवरेज कितना दे रखा है? 36। स्टार्टिंग के अगर आप 12 को ले लो तो इनका जो एवरेज है, कहने का मतलब माध्य है, वह कितना है? 32 है। और लास्ट वाले 12 को जब आप लोगे तो इनका माध्य कितना है? 39 है। तो आपको 12वां टर्म बताना है, 12 पद बताना है कि 12वां पद कौन सा होगा। तो देखो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि अगर 23 का एवरेज 36 है, 23 पदों का एवरेज 36 है, मतलब हर एक पद कितना है? 36 है। तो मैंने माना कि 12वां पद भी क्या होगा? 36 होगा। पहले वाले लाइन से हमें पता चल गया कि 12वां पद भी क्या होगा? 36 होगा। अब इसमें क्या चेंज आएगा वो देखो। आपने देखा कि स्टार्टिंग का 12 है, उसका एवरेज कितना है? 32 है। तो इस 36 से कितना कम है? इस 36 से कितना कम है? तो आप कह रहे हो सर 4 कम है। इस 36 से कितना कम है सर? 4 कम है। अगर हर एक में 4 कम हो जाएगा तो 12 में कितना कम हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 चौका 48 कम हो जाएगा। लास्ट वाले 12 को देखें तो इस 36 से कितना ज्यादा है? तो आपने कहा सर ये 3 ज्यादा है। इस 36 से 39 कितना ज्यादा है? सर 3 ज्यादा है। हर एक में 3 ज्यादा है तो इस 12 में कितना होगा? तो 12 तिया 36, कहने का मतलब प्लस का क्या कर दो? 36। अब इनको सॉल्व कर लो। सर 36 और 36 कितना? 72। और 72 में से 48 घटा दोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 24। तो जो 12वां पद है, जो 12वां ऑब्जर्वेशन है, वो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 24। ये बेस्ट तरीका इसको करने का। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इससे गुना कर लो, टोटल वैल्यू आएगा। इनको गुना करके टोटल वैल्यू ले लो, इनको गुना करके टोटल वैल्यू ले लो, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो, तब भी आंसर क्या आएगा? 24 ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन? शब्द नेशन है कि सभी अक्षरों का उपयोग करके जो व्यवस्था बनाई जा सकती है, जो अरेंजमेंट बनाया जा सकता है, उनमें से कितनी व्यवस्थाओं में एन एक साथ आते हैं? अब बताओ इस नेशन में टोटल कितने अल्फाबेट है? आप कहोगे सर 6। तो मैंने सिखाया था आपको 6 लाइन खींच लो, ठीक है, जिसमें एन को एक साथ रखना है। एन कितने हैं? 2 बार एन है, एक यहां और एक यहां, इनको एक साथ रखना है। जिनको एक साथ रखना होता है उनको एक यूनिट ले लेते हैं, कहने का मतलब एक बॉक्स में पैक कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ,
इन चारों को तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर लोगे और इसको 1 फैक्टोरियल से, तो टोटल कितने तरीके से अरेंज कर लोगे? 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर लोगे। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, ये दोनों आपस में भी अरेंज होंगे, ये n है ये n है, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? सर ये दोनों आपस में अरेंज करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, और चूंकि n 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल का भाग भी लगेगा, तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। अपना सही उत्तर क्या होगा? सर 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है परम्यूटेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में क्या है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे रखा है कितना? 15 रुपया 25 पैसा। आपको मूलधन निकालना है। अब आप इसको किसी भी तरीके से निकाल लो, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। 3 साल के लिए क्या होता है? अंतर बराबर मूलधन गुना दर का स्क्वायर गुना 300 प्लस दर और बटा क्या? 100, और 100 के पावर क्या करना है आपको? 3 करना है। ये 3 साल के अंतर का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू को पुट कर दो, बताओ क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है? तो आपने कहा 3 साल के CISI का अंतर 15.25। मूलधन तो हमें निकालना है, एज इट इज रहने दो। दर कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा सर? 25, और 300 में 5 जोड़ोगे तो आप क्या कहोगे सर? 305, और नीचे क्या है? 100 का घात 3, मतलब 100 को कितनी बार गुना करना सर? 3 बार। 100 गुना 100 गुना 100। अब काम कैलकुलेशन का रहा, चलो कैलकुलेशन करते। बताओ 5 से यह 20 बार में कट जाएगा? बोलोगे हाँ। 5 से यह 61 बार में कट जाएगा? बोलोगे हाँ। मुझे एक चीज और बताओ, 25 से यह वैल्यू 4 बार में कट जाएगा? बोलोगे हाँ। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ये 15.25 है, अगर 15.25 का 4 गुना करे तो क्या 61 आ जाएगा? नहीं। 15 का 4 गुना क्या होता है? 60, और 0.5 का 4 गुना कितना होगा? 1, तो 61। मतलब इससे यह 4 बार में कट जाएगा और इस 4 से यह 4 कट जाएगा, तो ऊपर में तो यहां क्या बचा? P, और ये नीचे में क्या है? 20 गुना 100, तो ये इधर आके क्या होगा? 2000। तो आपने कहा सर P का मान कितना? 2000, मूलधन कितना? 2000। तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में आपने बैठा लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की गई, फिर 3% की क्या कर दी गई? कमी। तब हमारे पास जो नंबर आया वह कितना आया? 2619। तो हमको बताना है कि उस नंबर का अगर 5% निकाले तो वैल्यू क्या होगा। आप मान लो कि वह संख्या क्या है? x है, ठीक है। उसमें पहले 8% बढ़ाना है। 8% बढ़ाना मतलब 100 में 8 जोड़ दो 108, और बटा क्या कर दो? 100, फिर गुना। फिर कह रहा है उसमें 3% कम करो, तो 100 में 3 कम करो, आपने कहा सर 97, और बटा क्या? 100। तब मेरे पास जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा? 2619। क्लियर है ये बात है। अब कैलकुलेशन करना होगा, चलिए करते हैं। 9 से मैं काटूं, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। इसको अगर मैं 9 से काटूं, 9 दूनी 18, हाँ या ना? 26 में से 18 घटाओगे 8 और 1 81, फिर 9 नमा क्या? 81, और यहां 9 से कितनी बार? 1 बार, 291 बार में कट गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको ये दिख नहीं रहा 97 का 3 गुना? नहीं, 97 का 3 गुना 291 आएगा कैसे? 7 3 21, 9 3 27 और 2 29। 97 से ये 3 बार में कट गया। 3 से यह वैल्यू कितनी बार में कट गया सर? 4 बार में कट गया। और 4 से यह वैल्यू कितनी बार में कट गया सर? 25 बार में। अब देखो तो ऊपर तो x है और नीचे क्या है? 25 गुना 100, कहने का मतलब 2500, जो कि इस साइड आ जाएगा। मतलब वह संख्या कितनी हो गई? 2500। लेकिन हमें संख्या नहीं निकालना हो, संख्या का 5% निकालना है। मतलब 2500 का 5%, और 2500 का 5% निकालोगे तो आपने कहा सर 25 गुना 5 कितना? 125। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आसान सा है, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बराबर क्षमता वाली 3 बोतल में दूध और पानी का मिश्रण दिया है। देखो यहां पे समझना, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, जो कि कितना कितना है? तो पहले बाल्टी में 4:1, दूसरे में 4:3 और तीसरे में 1:2। पहले में कितना है? 4:1 में, दूसरे में कितना है? 4:3 में, और तीसरे में कितना है? 1:2 में, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है, इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है, एक बड़ी बोतल में डाल दिया जाता है, तो बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या बोला था। तरीका ये बोला था कि पहले तो इनका टोटल करो, टोटल कितना आया सर 5, इनका भी टोटल करो, टोटल कितना आया सर 7, इनका भी टोटल करो सर, ये टोटल कितना आया 3। चेक करो क्या ये टोटल वैल्यू सेम है, बोलोगे नहीं सर ये 5 है, ये 7 है, ये 3 है। अगर ये तीनों सेम होते तो डायरेक्ट दूध को दूध से जोड़ देते, पानी को पानी से जोड़ देते, वही आंसर हो जाता। क्योंकि ये तीनों वैल्यू सेम नहीं है तो पहले सेम बनाएंगे। समान बनाने के लिए इनका क्या ले लेंगे सर, एलसीएम। किनका किनका सर, 5 का, 7 का और 3 का। बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 105 हो जाएगा। नहीं, 5 दिए 15 और 15 सत 105। तो अगर इस 5 को 105 बनाना है, इस 5 को 105 बनाना है तो किसका गुना करना पड़ेगा, 21 का, तो ये 105 हो जाएगा। यहां 21 का गुना तो सर यहां भी 21 का गुना और यहां भी 21 का गुना, ये ध्यान रखना, ये रेशियो का कहानी है। अगर इस 7 को 105 बनाना है तो 5 दिया 15 का गुना करना पड़ेगा, यहां भी 15 का गुना तो यहां भी 15 का गुना और यहां भी 15 का गुना, ठीक है। और इस 3 को 105 बनाना है तो 35 का गुना करना पड़ेगा, तो यहां भी 35 का गुना, यहां भी 35 का गुना और यहां भी 35 का गुना। अब बताओ यह 105 बन गया सर, यह भी 105 बन गया सर, यह भी 105 बन गया। तीनों वैल्यू क्या हो गए, सेम सेम हो गए। अब कैलकुलेशन करना है, तो बताओ इनको गुना करोगे तो वैल्यू कितना बनेगा 84, इनको गुना करोगे तो वैल्यू कितना बनेगा 21, इनको गुना करोगे तो वैल्यू कितना बनेगा 15 चौका 60, और इनको गुना करोगे तो वैल्यू कितना बनेगा 15 तिया 45। इनको गुना किया तो यह वैल्यू कितना 35 और इनको गुना किया तो यह वैल्यू कितना 70। अब कुछ नहीं करना, दूध को दूध से, पानी को पानी से जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ते, 5 और 4 9, 8 और 6 14 और 14 में 3 जोड़ोगे 17, तो दूध का रेशियो कितना होगा 179। पानी की बात करें तो बताओ ये 70 है, तो देखो 4 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। 7 4 11 और 2 कितना 13। तो आपने कहा सर जो नई वाली बाल्टी है ना उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा 179 रेशियो 136, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ए में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, समझो। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन साझेदारों पी क्यू आर ने एक व्यवसाय में टोटल इतना इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, तो 52,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में पी को इतना रुपया, की को इतना रुपया और आर को लाभ के हिस्से के रूप में इतना रुपया मिला। तो क्यू के व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया, क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया, ये बताना है। समझना, यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने पढ़ाया है कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, तो पूंजी गुना समय, नहीं प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट इनटू टाइम। ध्यान देना, अगर किसी क्वेश्चन में टाइम फिक्स है, टाइम क्या है फिक्स है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, पूंजी का होगा। ये चीज भी मैंने आपको पढ़ा रखा है पार्टनरशिप के अंदर, बस यही एक फॉर्मूला लगता है पूरे पार्टनरशिप में। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल मेरे पास कितने हैं सर, 52,000 है, ठीक है। इन 52,000 को 3 लोगों को बांटना है, किसको किसको, पी को, क्यू को और आर को, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि वर्ष के अंत में पी को कितना प्रॉफिट मिला, तो 1430 मिला। क्यू को कितना मिला, तो 1870 मिला। और आर को कितना मिला, 2420 मिला। ये किसका रेशियो है, प्रॉफिट का है। मुझे एक बात बताओ, सबको वर्ष के अंत में ही मिला, तो जो प्रॉफिट का रेशियो वही पूंजी का रेशियो। क्लियर है बातें, नहीं, क्योंकि हर एक को 1 वर्ष के बाद ही मिला, तो टाइम तो हर जगह फिक्स है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो वही अमाउंट का रेशियो। तो प्रॉफिट का ये रेशियो तो अमाउंट का भी यही रेशियो होगा। अब इनको सरल कर लो जरा, बताओ ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल। 11 का पहाड़ा आता हो तो 11 से 1 बार और 11 से 3 बार, नहीं 11 से यह 1 बार और 11 से यह 7 बार, नहीं 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। तो हमने कहा कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा या जो पूंजी का रेशियो होगा वो 13, 17 और 22 होगा। अब इनका टोटल कर लो, तो सर 13 और 17 30, 30 में 22 जोड़े तो 52, और इसी 52 का वैल्यू कितना है 52,000। तो 52 से कितनी बार में कट जाएगा सर, 1000 बार में, ठीक है। हमसे किसका पूछा, तो क्यू का पूछा। सर क्यू का वैल्यू कितना है 17, तो 17 में कितना का गुना हो जाएगा सर, 1000 का। तो आपने कहा 17 गुना 1000
तो क्यू ने कितना निवेश किया, तो सर 17,000 रुपये क्या किया, निवेश किया। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन नंबर 19 लॉजिकल है, चीजें समझ में आ गई तुरंत हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से क्या करता है, स्पर्श करता है। देखो कहानी ये है, ये एक बड़ा वृत्त है, इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बड़े वृत्त के केंद्र ओ से भी गुजरता है। आपसे ये कहा कि एक छोटा वृत्त है जो बड़े वृत्त को अंदर से क्या करता है, स्पर्श करता है, और बड़े वृत्त का जो केंद्र ओ है ना, उसको उससे होकर गुजरता है। मतलब ये वाली चीजें कह रही है कि एक ये बड़ा वृत्त है और ये एक छोटा वृत्त है। बड़ा वृत्त क्या है, बड़े वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, जिस केंद्र का नाम क्या है, ओ है। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सी कहानी है। कहानी ये है कि बड़े वृत्त का कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा। मैंने मान लिया बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर छोटा वृत्त है तो इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा, बोलोगे हाँ या ना। और अगर केंद्र होगा तो इसकी त्रिज्या भी होगी। मैंने मान लिया कि इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। तो मुझे एक चीज समझाओ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कैपिटल आर है, हाँ या ना। यहां से यहां तक क्या है सर, कैपिटल आर है, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और यहां से यहां तक स्मॉल आर, यहां से यहां तक स्मॉल आर, जो कि क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो मैं कह सकता हूं सर इस कैपिटल आर का मान क्या होगा, आर प्लस आर 2r। मतलब ये रिलेशन हमें पता चल गया कि जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना, वो छोटे वृत्त की त्रिज्या की क्या है, 2 गुनी है। ये रिलेशन पता करना था। अब आगे क्या कह रहा है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 192 है। देखो ये एरिया है ना, या एस लगा देता हूं स्मॉल वाले का, वह कितना है, 192 है। मुझे एक बात बताओ, एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर का मान 192 दिया है, इसको सॉल्व मत करना अभी। पाई आर स्क्वायर का मान 192 दिया, आर मैंने छोटा वाला यूज किया है, ठीक है। अगर मैं बड़े वृत्त की एरिया की बात करूं, उसी का तो क्षेत्रफल निकालना है, मतलब बी लिख देता हूं, बिगर वाले की। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर, पाई का पाई रहने दो, क्या इस आर की जगह, कैपिटल आर की जगह 2r लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ। और इसका भी क्या कर दे, स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, ये तो पाई हुआ, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा सर, 4 होगा, और r का स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे कि जो बड़े वृत्त का एरिया है वो क्या हो सकता है, 4 गुना छोटे वृत्त का एरिया। देखो हाँ या ना, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 192। तो आपने कहा सर 4 गुना 192, यही मेरा क्या होगा आंसर। 4 दूनी 8, 9 चौका 36, और 4 और 3 7। तो आपने कहा 768 क्या होगा, बड़े वाले वृत्त का एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना था, कहानी तो क्या था, आसान था। क्लियर है ये बात है। चलिए देख लीजिए एक बार, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए को राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी के हिस्से का रेशियो दिया है, सी और डी के हिस्से का रेशियो दिया है। आपको बताना है बी और डी के हिस्से का बीच का अंतर क्या है। तो सीधी सीधी बात है कि यहां सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ये निकाल लेते हैं पहले। बताओ ए और बी का रेशियो कितना है सर, 8 अनुपात 9 है। बी और सी का कितना है सर, 2 अनुपात 3 है। सी और डी का कितना है सर, 9 अनुपात 13 है। नहीं, और रेशियो पढ़ाया था तो बोला था ना, जो खाली स्थान बच गया उसको बगल वाले से फिल कर दो। यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 लिख दो, यहाँ 3 तो इधर 3, यहाँ 2 तो इधर 2, यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 और ये भी 9। ये समझा रखा है रेशियो में। अब इनको गुना करो, इनको गुना करो, इनको गुना करो, इनको गुना करो, ए बी सी डी का मान आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज का ध्यान रखो, जहां कैलकुलेशन कम हो सकता है कर लेंगे। कैसे, तो आपस में अगर कोई वैल्यू कट रहा है तो काट लेते हैं। जैसे बताओ ये 9 से कितनी बार, एक बार, ये 9 से कितनी बार, एक बार, ये 9 से कितनी बार, एक बार, और ये 9 से कितनी बार, एक बार। आपस में अगर कट रहा है तो काट लो। अब कोई वैल्यू कट रहा है क्या, नहीं। तो आपने कहा सर 8 दूनी 16, 16 में 1 का गुना 16, ए का मान। 9 दूनी 18, 18 में 1 का गुना 18,
9 3 27, 27 में 1 का गुना 27, और ये 13 तिया कितना 39। तो ये कितना हो गया ए बी सी और डी का रेशियो का मान। अब बताओ टोटल वैल्यू तो 12,000 है, बोलोगे हाँ। तो इनका टोटल कितना है सर, इनका टोटल कितना है, चलो टोटल कर लेते हैं, करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, 18 और 16 जोड़ोगे तो आपने कहा सर 34, 18 में 16 जोड़ोगे 34, और 39 में 27 जोड़ो तो देखो एक दे दोगे तो 40, और 40 में 26 जोड़ोगे तो आपने कहा क्या सर 66। बोलो हाँ या ना। इनको जोड़ोगे ये 0 और ये कितना 100, तो आपने कहा सर इनका टोटल क्या आएगा 100, और इसी 100 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है सर 12,000 है। बताओ 100 से कितनी बार कट जाएगा सर, ये 2 0 कैंसिल, तो 120 बार में कट जाएगा। मुझसे क्या पूछा, बी और डी के हिस्से का अंतर बताओ। बी का वैल्यू कितना है 18, डी का वैल्यू कितना है सर 39। इनके बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, बताओ मुझे। अगर मैं इनका अंतर निकालूं तो आप कहोगे सर 39 में से 18 घटा दो, तो आपने कहा सर कितना आएगा 21 आएगा, और 21 में किसका गुना करना है 120 का, क्योंकि रेशियो का मान 120 है। अब गुना कर दो सर, 12 दूना 24, जीरो तो आएगा ही आएगा, 12 दूना 24 240, और 12 एकम 12 तो 252, 252 पे एक जीरो बैठा दो, 2520 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। किन के बीच का अंतर, तो आपने कहा बी और डी के हिस्से का अंतर कितना आएगा 2520। ये चीज आप समझे। अगर आपको कैलकुलेशन टफ लग रहा है, गुना करने में टाइम लग रहा है, तो वैल्यू को काट लो आपस में, इससे क्या होगा कैलकुलेशन आसान बन जाएगा। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 15 के मैथ के क्वेश्चंस का क्या था, सॉल्यूशन था। ठीक है, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।